मैक्सिमम लोग अभी जो क्लास में हैं वो एक सेशन तो कम से कम इंटरव्यू का कर चुके होंगे ना। कुछ क्वेश्चन थे जो आंसर नहीं हो पा रहे थे। क्वेश्चन स्विच गियर से खास तौर से एक एक करके मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोग जो इंटरव्यू दिए हैं ना, उनको अगर कोई क्वेश्चन याद आता है तो आप लोग भी बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज। सर इसका पीडीएफ बाद में भेज दीजिए। ठीक है। मेकिंग एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है और ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है? ठीक। हाउ वी कैन आंसर इट? ये इतना आसान नहीं है समझना। थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको जो है बनाना पड़ेगा। ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक। थोड़ा थोड़ा प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। जिनके पास आसपास में शोर नहीं है तो प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। यस सर। खाली यस नो। ठीक है, यस नो बोलती रहिएगा तो हम लोग आगे चलते रहेंगे। तो हाउ वी कैन डिफाइन ब्रेकिंग कैपेसिटी, थोड़ा सा कुछ समझ लीजिए फिर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। मान लीजिए ये सर्किट ब्रेकर है। ठीक। सर्किट ब्रेकर का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। ठीक। नॉर्मल करंट सपोज आई एम्पियर या 10 एम्पियर है रेटेड करंट। अगर 10 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करती है दैट मींस देयर इज फॉल्ट। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक। हाई करंट पे ये ओपन हो जाता है, किसी रिले या ट्रिपिंग सर्किट से सेंस होकर के सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है और यहाँ पे कनेक्टेड है लोड। सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा तो लोड का प्रोटेक्शन हो जाएगा, हाई करंट इसको नहीं मिलेगी, ये डैमेज होने से बच जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो 10 एम्पियर से ज्यादा करंट मतलब फॉल्ट करंट। 10 एम्पियर से ज्यादा का मतलब वो 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। यस नो? राइट। यस सर। 10 एम्पियर से ज्यादा 20 एम्पियर अगर फॉल्ट करंट हुई, सर्किट ब्रेकर ओपन होगा और लोड को बचा लेगा। 50 एम्पियर अगर करंट हुई, सर्किट ब्रेकर ओपन होगा और लोड को बचा लेगा। लेकिन अगर 100 एम्पियर करंट पहुंच गया तो इससे पहले कि ये ओपन हो लोड डैमेज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? नो सर। नहीं सर। सर कैसे? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए लाइन बाय लाइन समझेंगे इसको। रेटेड करंट इज 10 एम्पियर। 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट है जहां पे लोड को मिलनी चाहिए। ठीक, जो भी लोड लगा रखा है। अगर 10 एम्पियर से ऊपर करंट जाती है दैट मीन्स देयर इज सम फॉल्ट। यस नो? यस सर। रेटेड से ऊपर करंट का मतलब होता है फॉल्ट। 10 एम्पियर से ऊपर मतलब 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। जी। राइट। अगर 20 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो मान लीजिए 1 सेकेंड में डैमेज होगा। ठीक। और 1 सेकेंड से पहले सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाता है, मतलब लोड को इसने बचा लिया। समझ रहे हैं आप? जी सर। 50 एम्पियर करंट जब फ्लो करता है, मान लीजिए 0.5 सेकेंड में, वो करंट ज्यादा है ना, ज्यादा हीट, तो कम समय में डिसिपेशन कर देगा। 50 एम्पियर करंट पे 0.5 सेकेंड में डैमेज हो रहा है। सर्किट ब्रेकर 0.5 सेकेंड से पहले ओपन हो गया, मतलब इसने डैमेज बचा लिया। ये सुनो। यस सर। समझ रहे? 100 एम्पियर जब फ्लो करेगा तो 0.1 सेकेंड में ही डैमेज कर देगा। ठीक। और सर्किट ब्रेकर इससे पहले ओपन नहीं हो पा रहा है, कुछ इसका ऑपरेटिंग टाइम होगा ना। जी। ठीक। अब क्योंकि 0.1 सेकेंड से पहले ये सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए 100 एम्पियर से ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकता।
आप समझ रहे हैं? Yes, sir. ठीक। तो हाउ वी कैन डिफाइन ब्रेकिंग कैपेसिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेकिंग कैपेसिटी डिफाइन होती है कि किस करंट, किस मैक्सिमम वैल्यू से आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उसके ऊपर प्रोटेक्शन आप नहीं दे सकते। ठीक। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज व्हाट? इट इज द मैक्सिमम करंट और पावर। ठीक। ब्रेकिंग कैपेसिटी करंट के फॉर्म में भी होती है, लिखी जा सकती है, पावर फॉर्म के फॉर्म में भी लिखी जा सकती है कि इस सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी 100 एम्पियर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इस सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी 100 एमवीए है, ऐसा भी बोल सकते हैं। वोल्टेज इज कांस्टेंट, आप पावर के फॉर्म में भी ब्रेकिंग कैपेसिटी दे सकते हैं। प्राइमरली, ब्रेकिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ करंट। इट इज द मैक्सिमम करंट और पावर for which the circuit breaker can interrupt the circuit and provide protection। मैक्सिमम करंट जो सर्किट प्रोवाइड कर सकता है प्रोटेक्शन। क्लियर है? देख, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफाइन होता है करंट से। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो वोल्टेज मल्टीप्लाई करके पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी विल बी इन किलो एम्पियर और केवीए और एमवीए, जिससे अब अपरेंट पावर के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में ब्रेकिंग कैपेसिटी दी जाती है। क्लियर? दूसरा बात, जब ब्रेकिंग कैपेसिटी लिखी जाती है तो इट इज ऑलवेज इन आरएमएस वैल्यूज। ब्रेकिंग कैपेसिटी आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में लिखी जाती है। तो मैंने लिखा ना कि इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी 100 किलो एम्पियर है, किलो एम्पियर इज आरएमएस वैल्यू। क्लियर? ये सुनो, Yes, sir. नाउ वी हैव मेकिंग कैपेसिटी। व्हाट इज मेकिंग कैपेसिटी? अच्छा, इसको भी इसी से समझेंगे। ये हमारे पास सर्किट ब्रेकर है, ये लोड है, इस स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक। रेटेड करंट है 10 एम्पियर। ठीक। इससे ज्यादा करंट स्विच गेयर से पास कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, लेकिन अगर कोई ट्रिपिंग सिग्नल इसको देगा तो ये ओपन हो जाएगा। आप इस सर्किट ब्रेकर से 10 एम्पियर पास करिए, 20 एम्पियर पास करिए, 50 एम्पियर पास करिए, 100 एम्पियर पास करिए, क्या ये खुद खराब हो जाता है क्या? सर्किट ब्रेकर ओपन होना और सर्किट ब्रेकर जल जाना, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? Differentiation. डिफरेंस है। तो सर्किट ब्रेकर जिस करंट पे ओपन हो जा रहा है, जरूरी तो है नहीं कि उस करंट पे सर्किट ब्रेकर जल भी जाए। जी। तो वो करंट जिस पे ये सर्किट ब्रेकर बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दैट इज ब्रेकिंग कैपेसिटी एंड इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द मिनिमम या फिर इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द
maximum current or power which can be safely passed through circuit breaker. ये मैक्सिमम करंट या पावर है जो सर्किट ब्रेकर से सेफली पास कर सकता है। ठीक, इससे ज्यादा आप करंट प्रोवाइड करेंगे तो सर्किट ब्रेकर खुद ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, खुद बर्न हो जाएगा। ठीक, या आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम करंट और पावर फॉर विच सर्किट ब्रेकर कैन बी डैमेज्ड। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेकिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो in the form of current or power. Primarily, it is defined on the basis of current. Take, and it is maximum value represented as maximum or peak value of current. जैसे हमने बोला 10 किलो एम्पियर इज मेकिंग कैपेसिटी, 10 किलो एम्पियर मेकिंग कैपेसिटी, तो ये जो 10 किलो एम्पियर है ये आरएमएस वैल्यू नहीं है, ये पीक वैल्यू। ठीक, अब दोनों में से ज्यादा कौन से होगा, मेकिंग कैपेसिटी विल बी ग्रेटर और ब्रेकिंग कैपेसिटी विल बी ग्रेटर। मेकिंग मेकिंग Making कैपेसिटी। capacity. So making capacity is 1.8 times of breaking capacity. ठीक, 1.8 टाइम्स होता है करीब करीब, एंड दैट इज प्रैक्टिकल वैल्यू। ये किसी कैलकुलेशन से नहीं आया है, ये सर्किट ब्रेकर का डिजाइन ही होता है ऐसा। जो प्रैक्टिकल में सर्किट ब्रेकर बनाए जाते हैं इस तरह से बनाए जाते हैं कि इनकी मेकिंग कैपेसिटी लगभग 1.8 टाइम्स होती है ब्रेकिंग कैपेसिटी के, तभी वो सही से काम कर पाते हैं। ठीक, ऐसा किसी, सर, जी तो ये आरएमएस वैल्यू में ना? हाँ, इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। अगर आप उसमें जाएंगे इन टर्म्स ऑफ आरएमएस, अगर इस साइड पे आप पीक वैल्यू रखें, इस साइड पे आरएमएस वैल्यू रखें, देन दिस मेकिंग कैपेसिटी विल बी इक्वल टू, आप 1.44 से और मल्टीप्लाई करेंगे ना आरएमएस को पीक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। जी, 2.5 अराउंड। विल बी 2.55 सर, टाइम्स ये पीक टू पीक वैल्यू है? कैपेसिटी। जी सर, ये पीक टू हाँ, पीक वैल्यू है? नहीं, पीक टू पीक वैल्यू नहीं है, पीक वैल्यू इज 2 टाइम्स पीक टू पीक वैल्यू। जैसे हमारे पास सिग्नल है ना, ये 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, तो पीक वैल्यू इज हाउ मच, 10। लेकिन पीक टू पीक वैल्यू 20 है, 10 नहीं है। पी बोला जाता है ना, इट इज 20 वोल्ट। पीक वैल्यू एंड पीक टू पीक वैल्यू इज डिफरेंट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। जो हमारे पास सर्किट ब्रेकर आता है ना बॉक्स में बना, ठीक, सर्किट ब्रेकर है ये, इस पे कुछ रेटिंग लिखी होती है, 10 किलो एम्पियर या 100 केवीए, ऐसा कुछ लिखा होता है। दिस रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, नेम प्लेट रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, इट इज ब्रेकिंग कैपेसिटी और मेकिंग कैपेसिटी। ये रेटिंग ब्रेकिंग कैपेसिटी है कि मेकिंग कैपेसिटी है? ब्रेकिंग। जी, ये ब्रेकिंग कैपेसिटी है।
मेकिंग कैपेसिटी किसी भी डिवाइस पे मेंशन नहीं होती है। अगर आपको जानना है तो आप इधर से निकाल सकते हैं। ठीक। और जब आप कंपेयर करते हैं तो इट इज नॉट 2.55, इट इज 1.8 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग कैपेसिटी। क्योंकि एक साइड पे आरएमएस, एक साइड पे एवरेज, जब आप लेंगे फुल वैल्यू, पीक वैल्यू लेंगे, कंपैरिजन हमेशा एक साइड से किया जाता है। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो मेकिंग कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ एमवीए, in terms of peak value, is 2.55 times of breaking capacity in terms of RMS value. मेकिंग कैपेसिटी का पीक वैल्यू ब्रेकिंग कैपेसिटी के आरएमएस वैल्यू का 2.55 टाइम्स होता है। और इफ यू आर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड, मेकिंग कैपेसिटी इज 1.8 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग कैपेसिटी। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? जी। तीसरा बात, फ्यूज में मेकिंग कैपेसिटी होता है कि नहीं होता है? नहीं होता सर। नहीं होता नहीं है। होते सर। फ्यूज का काम क्या है? ब्रेक करना सर्किट को। जी, लेकिन कैसे टेम्परेचर का ब्रेक करना? हाँ, मेल्ट हो जाता है ये अपने ऑपरेशन, ब्रेकिंग टाइम पे ही ये मेल्ट हो जाता है। तो इसका मेकिंग कैपेसिटी ही इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है। और इन अदर टर्म्स वी हैव नो मेकिंग कैपेसिटी इन फ्यूज, वी हैव ओनली ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक। अगला सवाल, व्हाट डू वी नीड? हाई सिस्टम से या स्विचगियर से हमें क्या चाहिए? हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी चाहिए या लो ब्रेकिंग कैपेसिटी चाहिए? बताइए। हाय सर। माइक माइक ऑन करके लिए बोलिए बेटा। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, सुनने से नॉलेज बढ़ता है, बोलने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नॉलेज का जरूरत आपको नहीं है, हाय कॉन्फिडेंस का होगा जरूरत है। हाँ, दूसरों का वेट मत करिए, पर्सनली लीजिए इसको। हमें हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी चाहिए, तो एक ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्ट को हम प्रोटेक्शन दे सकें। हाई से हाई फॉल्ट पे भी प्रोटेक्शन हमें मिल सके। वी नीड हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे कैसे? कोई आइडिया? नहीं सर। वापस जाके देखिए, 100 एम्पियर से प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे पा रहा था ये? इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि 0.1 सेकेंड में ये ओपन नहीं हो पा रहा था। तो अगर स्विच गियर का ऑपरेशन फास्ट हो तो वो हाई करंट से प्रोटेक्शन दे सकता है, उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर आपको सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ानी है, हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए चाहिए फास्ट ऑपरेशन। ठीक। फास्ट ऑपरेशन में एक तरफ है सर्किट ब्रेकर्स। कैसे ऑपरेशन? एक तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यूज। ब्रेकिंग कैपेसिटी को ही फ्यूज में रप्चरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा है कि इन फ्यूज वी डोंट हैव ब्रेकिंग कैपेसिटी, वी डोंट हैव मेकिंग कैपेसिटी, वी हैव रप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक। फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम बढ़ाने का मतलब फ्यूज जल्दी से मेल्ट हो जाए। ठीक। और मेल्टिंग में वी हैव प्री आर्किंग।
time and we have arcing time. प्री आर्किंग टाइम का मतलब करंट बढ़ी, फ्यूज गर्म हुआ, मेल्ट डाउन होना शुरू हुआ, मेल्ट हुआ, अलग हुआ, फिर आर्क क्रिएट हुआ। अब आर्क खत्म हुआ तब करंट की वैल्यू क्वेंच हुई, ये करंट खत्म हुआ। प्री आर्किंग टाइम का आप कुछ नहीं कर सकते, आर्किंग टाइम को रिड्यूस करिए। ठीक, जल्दी से जो भी स्विचिंग में आर्क डेवलप होता है, जितना जल्दी आर्क क्वेंच हो जाए तो इसीलिए उतना अच्छा फ्यूज होता है। आर्किंग टाइम रिड्यूस करने के लिए वी यूज क्वार्ट्ज पाउडर। तो ऐसे एक फ्यूज बनता है, इस फ्यूज वायर या एलिमेंट क्वार्ट्ज क्रिस्टल भरे रहते हैं। जैसे ही फ्यूज मेल्ट होगा, क्वार्ट्ज सारा एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा, आर्क बनेगा ही नहीं, एंड दिस इज HRC फ्यूज। ठीक, सर्किट ब्रेकर में भी एक सेंसिंग डिवाइस है, फिर एक ब्रेकिंग डिवाइस। ब्रेकिंग में भी स्पीड का मतलब आर्क क्वेंचिंग। हेलो जी बेटा, जी आपने क्लॉक टावर देखा है? ऊपर में है एक इंजीनियरिंग सर्विस एकेडमी, जो कपड़ा दुकान है ना, कपड़ा दुकान का ऊपर। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा अंदर में नहीं हूँ। हाँ सब एक ही है, फोटो भी वही है। हम्म। तो सर्किट ब्रेकर में टाइम बढ़ाने घटाने के लिए या ब्रेकिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें आर्क क्वेंचिंग करना पड़ता है, एंड द बेस्ट वे इज SF6 circuit breaker. Another common question is properties of SF6, क्योंकि सर्किट ब्रेकर में आप जब जाएंगे सबसे अच्छी प्रॉपर्टी और नाम एक बार बार आता है SF6 SF6। दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इज प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक, तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किट ब्रेकर या SF6 सर्किट ब्रेकर या प्रॉपर्टीज ऑफ SF6? इट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। फ्लोरीन के बारे में आप जानते हैं, इट इज हाईएस्ट electronegative element in entire periodic table, right? So SF6 is highly electronegative. ठीक, what do you mean by highly electronegative? उसकी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, कलरलेस, वाटरलेस, टेस्टलेस, इट इज नॉट पॉइजनस, हार्मफुल भी नहीं है। तो ये तो जनरल प्रॉपर्टीज होंगी। टेक्निकल पॉइंट पे आइए, SF6 को इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑर्डरलेस हो, कलरलेस है। कलरलेस होना, ऑर्डरलेस होना, इट इज नॉट रिलेटेड टू गुड आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। व्हाट यू मीन बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव? टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल जब बचपन में पढ़ा होगा, देखो ना, मेटल्स की टेंडेंसी होती है डोनेट करने की, और एल्कली मेटल्स, क्लोरीन क्लोरीन, इनकी टेंडेंसी होती है एब्जॉर्ब करने की। जिसकी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो आर्किंग प्रोड्यूस होती है वो आयोनाइजेशन या इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होती है। ठीक, अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक मॉलिक्यूल में 6 फ्लोरीन आयन है इसमें। ठीक, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होता है, अगर मीडियम SF6 है, तो आयन से इलेक्ट्रॉन्स को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। नो चार्ज, देन नो फ्लो ऑफ चार्ज, देन इज नो आर्क।
SF6 इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आयंस या आयंस में से चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है और आर्क को फॉर्म नहीं होने देता है। क्लियर? जी। स्विच गियर में जब आप जाते हैं, देर आर टू सेक्शंस, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर। इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। दोनों से कैपेसिटी और रेटिंग पे क्वेश्चन पूछी जाती है, और प्रॉपर्टीज पे जो पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन का एंड या इंटरव्यू का इनकी प्रॉपर्टीज पे ही होता है। तो इट विल एंड हियर और हियर। ठीक। इसके अलावा जो हमने क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट इज एस्टिमेशन? सब लोग समझते हैं? जी क्या एक सिंगल लाइन आंसर दे सकते हैं, व्हाट इज एस्टिमेशन? सर, एक एक लाइन में आंसर देना है। हम्म। सर, जी। estimation can be defined as the uh, सर वर्ड्स नहीं आ रहा, मतलब रफ। वही वही। अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार कि इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नॉलेज का टेस्ट हो चुका है। जब आप इंजीनियर बनते हैं तो आपको बहुत जगह डीलिंग करनी पड़ती है। ठीक। आपको, एक सेकेंड यार प्लीज वेट करिए। हेलो। हाँ बेकार भाई। जी। बात कराइए मेरा। हेलो। यही। ओ। हाँ। मैं सौरभ बोला, पहचान रहे हैं? इलेक्ट्रिकल का वहाँ पे इंटरव्यू करा था। आप अक्सर सर, हेलो, उनको बता दीजिए कि अभी 27 तक ऑफलाइन इंटरव्यू हुआ है। ठीक। अभी सारे सब लोग घर पे हैं और इंटरव्यू ऑनलाइन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे 9th के बाद 10th 11th पे ऑफलाइन में होगा। आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप ऑफलाइन में भी ले सकते हैं, ऑनलाइन में भी ले सकते हैं, ऐसा बता दें। सॉरी, स्टूडेंट लोग ही हैं मुझे। तो एस्टिमेशन डिफाइन करना है। मैं बोल रहा था कि इंजीनियरिंग में वो डीलिंग करनी पड़ती है, आपके दिमाग में होता है, लेकिन उसको कन्वे करना तुरंत जरूरी है। हाउ कैन आई डिफाइन, मुझे अगर कोई पूछेगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ बजट रिक्वायर्ड फॉर एन अपकमिंग प्रोजेक्ट, considering all types of costs like land, equipments, labor, etc. रहे बचा। एक बार रुकिए जरा इनको। हेलो। हेलो। जी बेटा। जी। हाँ।
27 तक हम लोगों ने ऑफलाइन कराया है अभी। 20-25 डेज कंटिन्यूअस ऑफलाइन चला था, हम लोगों ने ऐड भी किया था उसका। और उसके बाद हम लोगों ने गैप लिया क्योंकि एक मिनट में हेलो। हेलो सर। डिस्टर्बिंग मेरे लिए भी है। मैं क्लास का टाइम ग्रुप में डाला, स्टूडेंट को मालूम भी है कि क्लास चल रही है, उसके बाद भी वो वेट नहीं कर रहे। देखिए, अब ये इंटरव्यू प्रोग्राम जो है ना, पर्सनल होता है। कोई भी ऐसा कॉमन क्लास नहीं लिया जा सकता कि सबको सिखा दे आप, है ना। तो हम्म। थोड़ा सा आप लोग इसको पर्सनली लीजिए। ये जो हमने जो बहुत सारे स्टूडेंट आए, इंटरव्यू चलाया गया, क्वेश्चन पूछे, आंसर आए, तो एक लगभग आइडिया चला कि क्या क्या चीज़ें इनको बता देनी चाहिए, तो उसका क्लास लेके हम बता दे रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू जो है, तो क्लासरूम में पर्सनली सब लोग ग्रुप में हैं, ठीक। आप लोग को तो मैं अगर लिस्ट बना के डाल भी दूंगा, एक बार मैंने कोशिश की थी, लिस्ट बना के डाला था, ठीक। तो उसमें फिर क्या होता है, कोई कहीं बिजी है, कोई जॉब में है, या उसमें नहीं हो पाता है। आपका जो भी टाइम फ्री है, आप कॉल करके स्लॉट ले लीजिए। हम लोग दिन भर चला रहे हैं इंटरव्यू, है ना। 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक, नोट कर लीजिए।
11 AM से 4 PM ये कंटिन्यूअस ऑनलाइन इंटरव्यू चलता है। थोड़ा 5-10 मिनट वेट करना पड़ सकता है आपको अगर टाइम। आप मुझे कॉल कीजिए, ठीक। अपना स्लॉट बुक करिए कि हम 11:30 को कल आएंगे। एक स्टूडेंट पे 30 मिनट्स दे रहे हैं। पहला इंटरव्यू 11, दूसरा 11:30, फिर तीसरा 12, ऐसा करके हो रहा है, ठीक। 49-50 स्टूडेंट हैं करीब, तो बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है, उससे ज़्यादा हमको लेना भी नहीं है। जाने की तो सब बच्चे आ जाएंगे तो कर भी नहीं पाएंगे, कोई कोई करेगा तो जेन्युइन नहीं हो पाएगा उसमें। तो ऐसा करके आप स्लॉट एक दिन पहले बोल दीजिए, मैं आपका नाम ऐसे नोट करके रख लूँगा। नेक्स्ट डे आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक यही रहेगी हमेशा। और हाफ एन आवर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वोश्चन। उसके बाद फिर मान लीजिए 8-10 लोगों के इंटरव्यू के बाद कुछ लगता है कि कोई टॉपिक पढ़ा देना चाहिए, तो फिर उसकी क्लास हो जाएगी, है ना। मैं एकदम जैसे मेरी तरफ से हर बच्चे को टाइम अलॉट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सर। जी ओके। तो सर ये सर आपने एक और क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में। हम्म, उसमें ये आपने ये पूछा था कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन सा ये पार्ट में ज्यादा लॉसेस होते करके। लॉसेस नहीं पूछे थे, फॉल्ट फॉल्ट पूछे था। ओ हाँ पोर्ट सर उसका बता दीजिए ना। ट्रांसफार्मर में होता है। ओ ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे ज्यादा फॉल्ट आपका फीडर्स में होता है। थोड़ा सा इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेट कैलकुलेशन ऑफ बजट रिक्वायर्ड फॉर एन अपकमिंग प्रोजेक्ट ठीक है सर। कंसिडर ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट लाइक मेन कॉस्ट लैंड इक्विपमेंट और लेबर कॉस्ट होता है, ठीक। इसमें किसी को दिक्कत? देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। हो सकता है कि आ, मैंने इसमें सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगाया है तो मैं जल्दी स्टेटमेंट बना ले रहा हूँ। हो सकता है मुझसे अच्छा भी कोई आंसर बना ले। कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बताइए। सर प्रॉफिट को ऐड कर सकते हैं क्या। किसको? प्रॉफिट। नहीं, प्रॉफिट ऐड नहीं होता एस्टिमेशन में, प्रॉफिट ऐड ओके सिर्फ इनिशियल कॉस्ट जो है ना वो एस्टिमेट की जाती ठीक है सर। है। रनिंग में प्रॉफिट कैसे लाया जाएगा वो दूसरा स्टेप होता है, वो एस्टिमेशन में नहीं आता, वो नेक्स्ट स्टेप है एस्टिमेशन के बाद का, ठीक ना। रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? पहला है SOR। इसकी दो लिस्ट आती हैं। SOR इज शेड्यूल ऑफ रेट। शेड्यूल ऑफ रेट होता क्या है कि जैसे मेनली आपसे सबस्टेशन के इंस्टॉलेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो जो जो इक्विपमेंट लग सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में, हर इक्विपमेंट का एक मैक्सिमम कॉस्ट होता है, ठीक। उस कॉस्ट से ऊपर आप काउंट नहीं करेंगे एस्टिमेशन में। जैसे मान लीजिए 100 MB सर्किट ब्रेकर है, ठीक। तो इसका कॉस्ट आपको दिया रहेगा इससे टू जो 20,000 रुपीज। दिस इज मैक्सिमम कॉस्ट। तो 100 एम्पियर के सर्किट ब्रेकर पे इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता होता है आपको। दिस इज शेड्यूल ऑफ रेट। एंड नेक्स्ट इज BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज, या कहीं कहीं बिलिंग ऑफ क्वांटिटीज किया जाता है। अब ये बिलिंग के सेक्शन में आता है, ठीक। एक रनिंग बिल होता है आपका। मैक्सिमम केसेस में रनिंग बिल आप यूज करते हैं,
रनिंग बिल समझते हैं? नो सर। जैसे मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है, अब प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 10 CR है। आ रहा है ठीक? ना, बात तो चलता है। मान लीजिए कि किसी कंपनी ने इसको प्रोजेक्ट दिया, अब वो 10 करोड़ रुपए लगाए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, तो फिर उसको आप उसका पेमेंट करेंगे। ठीक? मैक्सिमम लोग इस कंडीशन पे एग्री नहीं करेंगे। ठीक? मैक्सिमम लोग इस कंडीशन पे एग्री नहीं करेंगे, तो इसमें बिलिंग कैसे की जाती है? रनिंग बिल से 20% कंप्लीट करिए। ठीक? एंड पेमेंट रिलीज कर दीजिए 20% का, फिर 20 से 50% कंप्लीट करिए, तो रिमेनिंग 30% आपका रिलीज हो जाएगा। फिर आप 70% कंप्लीट करिए, फिर रिमेनिंग आपका 20% यहाँ से रिलीज हो जाएगा। फिर जब आप 100% कंप्लीट करेंगे तो बनेगा फाइनल बिल। ठीक? अगर इधर में कुछ रह गया है तो उसका एरियर के साथ प्लस, कुछ नहीं मिलता है जेई को। जेई को प्रोजेक्ट में कुछ नहीं मिलता है। प्रोजेक्ट देने का काम जेई का है ही नहीं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होता है ना, जी सर। जब आप एक्सीएन बन जाएंगे तब ये बिलिंग आपके हाथ में आएगी। जेई ये सर्वे करने जाएगा खास तौर से, और 20% कंप्लीट हुआ है कि नहीं वो साइन करेगा उस पे ना, उस टाइम पे आप कुछ ले सकते हो। एक सैलरी मिलेगा। ठीक, तो इसको आप रनिंग बिल कहते हैं। अपने टर्म्स में इसको समझाना पड़ेगा आपको। ठीक? तीसरा सेक्शन था, अनफॉर्चुनेटली मशीन्स में आंसर नहीं मिल रहे क्वेश्चन में। ठीक? क्वेश्चन में आंसर नहीं मिले, जैसे आपके पास ट्रांसफार्मर है। ठीक? आप इस साइड, मेरी साइड आके बैठिए, और किसी जूनियर से या किसी नए न्यू कमर से आप पूछना शुरू करिए, जो नया नया ट्रांसफार्मर पढ़ा है, उससे आप क्या कुछ क्वेश्चन पूछेंगे? अगर आप खुद अपना इंटेलिजेंस जैसे यूज करिए कि ट्रांसफार्मर से पूछना है किसी से, तो आप क्या पूछोगे? आप पूछोगे वर्किंग प्रिंसिपल, राइट? जी। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में मटेरियल का वाइंडिंग कैसे बनेगी, कोर किस मटेरियल से बनेगा। ठीक? कंस्ट्रक्शन कितने तरह का होता है, कोर टाइप, शेल टाइप। Based on this, we can also classify into step up, step down transformer, three phase, three winding, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, सब सबका कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है, कई तरह के ट्रांसफार्मर बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन होते हैं बेसिक। अगर कोई इंजीनियर वर्किंग प्रिंसिपल नहीं बता पा रहा है ट्रांसफार्मर का, और कंस्ट्रक्शन नहीं बता पा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं, वो खराब बात है। ठीक? लेकिन अगर आप वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन बता देते हैं तो मतलब आपके पास बेसिक नॉलेज है। ठीक? अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है और सामने वाला और टेस्ट करना चाहता है, तो फिर वो जाएगा सर्किट डायग्राम पे। ठीक? और फिर वो जाएगा फेजर डायग्राम पे। ठीक? अगर इसके भी आंसर आप दे जाते हैं तो फिर वो जाएगा टेस्टिंग पे। ठीक? टेस्टिंग से ही रिलेटेड है आपका लॉसेस, इफिशियंसी,
दुनिया भर की ऑल डे एफिशिएंसी क्या होती है, कितनी होती है, पावर ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलता है। और ये चीजें मेरे ख्याल से क्लासरूम में काफी बार डिस्कस हैं। ठीक। तो मुझे जब कंफर्टेबल नहीं होगा कि अगर मैं फिर से आपको वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ाऊं, कंस्ट्रक्शन या सर्किट डायग्राम फिटर डायग्राम पढ़ाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। मैं इसको मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आंसर्स आपने नहीं दिए। जो लोग इंटरव्यू में बैठे थे, आए थे लोग, खास तौर से ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम एक सिंगल स्टूडेंट से ड्रॉ नहीं हुआ है। मुझे पता है आप लोग को आता है और बेसिक्स क्लियर है, मतलब ऐसा है नहीं कि आपको आता नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में बना नहीं है। मे बी रीजन है कि प्रेशर, या एट द मोमेंट तुरंत रिकॉल नहीं हो पाया, या कुछ ऐसा। एग्जाम में आप इसको बना लेंगे लेकिन इंटरव्यू में नहीं बना पाए हैं। एग्री करेंगे आप लोग? तो आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, मैं इसको पढ़ाऊं या आप तैयार कर लेंगे? क्योंकि ये ऑफलाइन वाला चलेगा आपका 10 तारीख तक, 10 या 11 तक, सॉरी ऑनलाइन वाला। इसके बाद फिर आप आएंगे ऑफलाइन में। ठीक। तब सर तक हम ऑफलाइन लोग, भी कराएगा सर आप? जी, ऑफलाइन कराएगा, लेकिन ओ। तो क्योंकि फिर उसके बाद जो होगा ना, अभी हम्म। तो आपने दो दो या तीन इंटरव्यू दिया होगा, तो तीनों इंटरव्यू में अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं ना हमने। जी। तो उसके बेस पे जो क्वेश्चन क्वेश्चन जो हुआ तो उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। और जब आप ये वाले में आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे ना, तब क्वेश्चंस हम्म। रिपीट, तो आप ये सब कुछ पहले से तैयार करके आएंगे। वही मैं पूछ रहा हूँ, इसको मैं पढ़ाऊं या आप पढ़ लेंगे? सर पढ़ लेंगे, हो जाएगा। है ना? एक हम्म। खास तौर से एक इंजीनियर के लिए सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो आप हमेशा देख लीजिए। फॉर ऑल मशीन्स। अब मैं हर एक मशीन का सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम, सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम सब मैं अभी क्वेश्चन पॉइंट आउट कर सकता हूँ और फिर उसका आंसर भी, लेकिन आप समझ रहे हैं तो आप सारे मशीन्स का सर्किट डायग्राम और फेजर डायग्राम देख लीजिए। फेजर डायग्राम तो सब में नहीं है, सर्किट डायग्राम सारे मशीन्स में है। और ट्रांसफार्मर के बाद सब लोग सबसे ज्यादा फंसे थे लोग, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सर्किट डायग्राम है। तो बेसिक जो सर्किट डायग्राम है, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम बनाइए, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन का डायग्राम बनाइए, मतलब कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। लेकिन इंटरव्यू में इनका आंसर नहीं मिला था। आप लोग देख लेंगे एक बार इसको। जी। जी सर। ठीक। तो आज की क्लास में मैं इतना ही डिस्कस करना था मुझे। क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास का आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में कल होगा 11 बजे से, क्वेश्चंस होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, क्योंकि सिलेबस में नहीं था, लेकिन बेसिक लॉजिक गेट्स आना चाहिए। एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, देन वी हैव पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद ये पावर सिस्टम तो हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसका भी रिलेट हो जाएगा। ठीक। कल ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और किसी को इंटरव्यू का क्वेश्चन याद हो तो पूछ लीजिए। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फेजर डायग्राम एंड वेक्टर डायग्राम। टेक्निकली फेजर डायग्राम जो होता है ना, फेज दिखाया जाता है, जैसे हम बनाते हैं ना,
दो सिग्नल हैं, एक सिग्नल ये है, एक 90 डिग्री लैग कर रहा है सिग्नल, ये है सिग्नल वन, सिग्नल टू। वी कैन सी सिग्नल टू इज लैगिंग सिग्नल वन। दिस इज फेजर डायग्राम। सिग्नल वन, सिग्नल टू, सिग्नल टू सिग्नल वन से लैग कर रहा है 90 डिग्री। दिस इज वेक्टर डायग्राम। अगर लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो ये फेजर डायग्राम है और ये वेक्टर डायग्राम है, लेकिन कम्युनिकेशन या कन्वेंशन आज के डेट में हो चुका है, इतना कॉमन हो गया कि अब फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम दोनों यही वाले होते हैं। और क्वेश्चन पूछिए। सर सर सर, ये प्रोजेक्ट का आपने पूछा था ना। हम्म। सर, हम लोग ने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं था सर, वो कोरोना के समय में। तो उसको सर कैसे बताना होगा? तो आप, ये चीज जेन्युइन बात है, आप कह दीजिए हमने कोई मेजर प्रोजेक्ट बनाया नहीं था, लेकिन सिनॉप्सिस लिखी थी। ओके। ठीक। क्योंकि एक एक फाइल तो सबमिट हुई होगी आपकी, हम्म। तो आप एकदम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट हम नहीं बना पाए थे क्योंकि कोरोना टाइम पे लॉकडाउन था, मार्केट भी नहीं था, कुछ ओपन नहीं था। हमने बस स्टडी किया था और सिनॉप्सिस लिखी थी। तो किस चीज़ को स्टडी किया था? तो जो भी आपकी फाइल है, एक कॉपी आपके पास होगी, जी सर। स्टूडेंट कॉपी, देख लीजिए उसको एक बार। प्रोजेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौती चीज है जो आपने हाथ से की हुई है। बाकी आपने किताबों से पढ़ा है, बुक से जो पढ़ा है उसको आप भूल सकते हैं, लेकिन जो आपने खुद बनाया है उसको आप नहीं भूल सकते, अलाउड ही नहीं है, हो पॉसिबल भी नहीं कि आपने बनाया और भूल जाए। प्रोजेक्ट हम्म। में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, व्हाट वाज योर मेजर प्रोजेक्ट? व्हाट इज इट्स यूज? आपने सोलर का प्रोजेक्ट बनाया है, वो रिन्यूएबल एनर्जी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हार्मफुल नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, दुनिया भर के आप उसको एप्लीकेशन बना सकते हैं। आपने कुछ ऑटोमेशन किया है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट सिस्टम, कोई व्हीकल आएगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा, कंट्रोल करेंगे ट्रैफिक को। तो कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है हमेशा। ठीक। तीसरा, कंपोनेंट्स यूज्ड। तो अगर आपने ऑटोमेटिक वाला कुछ बनाया है तो उसमें कंपोनेंट्स यूज होंगे, कोई सेंसर यूज हुआ होगा, कोई डायोड यूज हुआ होगा। ठीक। कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज हुए थे, एंड बेसिक लेआउट या फिर ब्लॉक डायग्राम। और खास तौर से इसको आप थोड़ा लाइटली लीजिएगा। अगर प्रोजेक्ट नहीं पूछा तो नहीं पूछा, कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वाज योर मेजर प्रोजेक्ट और आपने कह दिया आई डोंट रिमेम्बर, तो आप उसके बाद कितने क्वेश्चन का भी आंसर दे लीजिए, आप 25 से ऊपर नहीं जाएंगे कभी। ओके। सर 40 टच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 40 टेस्ट करने के लिए 10 इंटरव्यू देने होंगे, और इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उनको तैयार करना होगा फिर घर जा करके। सर हाँ, एक मिनट बेटा, बस थोड़ा सा एक चीज आप समझिए कि आप दूसरी साइड आके पूछिए। तो देखिए, अब अगर आप इंटरव्यूअर की जगह पे बैठ जाए ना, एक स्टूडेंट आया क्लास में, आपके सामने बैठा, आपके सडनली क्लिक किया कि स्टूडेंट आया है, बैठा है, इससे पूछा मेजर प्रोजेक्ट क्या है, उसने बताया कि ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम। तो वहीं से इंटरव्यू का डायरेक्शन डिसाइड हो जाता है।
अच्छा, ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम में क्या था? घर की लाइटिंग थी, उसको ऑटोमेटिक मोबाइल से कंट्रोल कर रहे थे। आपको उठ के स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं। मोबाइल से कैसे कंट्रोल कर रहे थे? जीपीएस यूज किया है या जीएसएम यूज किया है? सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल किया, प्रोग्राम एप्लीकेशन कैसे बनाया, या ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपने बोला कि मेरा मेजर प्रोजेक्ट था सोलर पे, तो सोलर में क्या क्या होता है? पैनल क्या सीधे कनेक्ट हो सकता है? सोलर पैनल डीसी प्रोड्यूस करता है। सप्लाई हमारी एसी है, तो कनेक्ट कैसे करते हैं? या तो फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा मशीन के बारे में, तो मशीन ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल बताइए। आपने बताया। अच्छा, कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं? आपने बताया। अच्छा, फेजर डायग्राम बताइए। आपने बताया। तो क्वेश्चन नंबर 1 से इंटरव्यू का डायरेक्शन डिसाइड होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? वो टोटली रैंडम है। 3 लोग बैठे हैं पैनल में, किसके दिमाग में कब क्या आया, तो उसका नॉन टेक्स्ट से ही स्टार्ट शुरू कर दिया और पूछ लिया। तो 8-10 क्वेश्चन पूछने पे फिर ये देखता है कि कितना आप एफर्ट लगा रहे हैं आंसर देने के लिए। मैं आपको जैसे पूछा कि ब्लॉक डायग्राम बनाइए, आपको याद नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक बनाया, फिर उसमें फिर आपका इंटेलिजेंस भी देखा जाता है। या याद नहीं था फिर भी जो है कनेक्ट करके कुछ ना कुछ बना दिया जो फंक्शन करेगा। ठीक। तो इस तरह से जज होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं सिंगल क्लास या इंटरव्यू से करना चाहूँ तो नहीं हो पाता। मैंने कहा कि आप 10 इंटरव्यू दीजिए। वो इसलिए बोला था कि आप एक बार आएंगे तो मैं प्रोजेक्ट से शुरू करूंगा, और इंटरव्यू का एक डायरेक्शन आपका तैयार हो जाएगा। अब सेकेंड टाइम आएंगे, मैं पावर सिस्टम से शुरू करूंगा, तो एक और डायरेक्शन तैयार हो जाएगा। फिर आप थर्ड टाइम आएंगे, मशीन से शुरू करेंगे, एक डायरेक्शन तैयार हो जाएगा आपका। 8-10 इंटरव्यू करने पे जो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं इंटरव्यू के, आप उसके लिए तैयार हैं। अब आप मेन इंटरव्यू में जाएंगे तो इस सर्किल से बाहर क्वेश्चन बहुत कम आएगा। बात समझ रहे हैं? जी। तो ये क्लासेस वगैरह चलता रहेगा। ठीक है, मेन काम आपको करना है वो यही करना है कि ये जो आपका टाइमिंग दिया हुआ है, आप अपना स्लॉट बुक करिए। ठीक, आधे घंटे बैठ के बात करिए हमसे। फिर नेक्स्ट टाइम फिर स्लॉट बुक करिए, फिर आधे घंटे बैठ के बात करिए। सर जो ये कब पहले से बुक, कब? आज का स्लॉट बुक है, कल से आप लोग शुरू कर सकते हैं। ओके सर। 11 बजे से 4 बजे तक, सुबह 11 बजे। आधे घंटा 40 मिनट कुछ लगेगा। इसको डिस्कस कर लेंगे टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या, बातचीत करना शुरू कर लेंगे। सर, जी। ग्रुप में तो 50 स्टूडेंट हैं, तो हर दिन तो मतलब सब तो नहीं कर पाएगा। एंड फिर नहीं, एक आदमी जो मतलब हर दिन करने से फिर कोई ना कोई पीछे रह जाता है, स्लोप नहीं नहीं, मिलता। मैं रिपीट करूंगा ही नहीं। ओके। सर कल से 12 तक ना सर? ऑनलाइन? 11 तक। ओके, ऑनलाइन होगा टेन ना इंटरव्यू सर? 10 या 11 तक, क्योंकि ईटानगर जाने में 2 दिन लगता है। तो अगर 10 तारीख को सर निकलेंगे तो 10 को लास्ट इंटरव्यू होगा। 11 को क्या निकलेंगे सर? तो 11 ओ- तक। फिर 2 दिन वहां पहुंचने में लगेगा, फिर उसके बाद बैठ करके फिर 15-20 दिन हम लोग को मिलेगा ऑफलाइन के लिए। सर जी। सर ये इंटरव्यू कब, लाइक क्या मतलब, और क्या आफ्टर ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद क्या और 10 दिन 15 दिन लगेगा क्या इसमें शायद? लग जाएगा। तो पूरा मार्च महीना चला जाएगा ना सर? सिविल का पहले नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल का होगा, मार्च जाएगा पूरा। ओके, ठीक है। ये पिछला जो एग्जाम हुआ, जैसे एई का हुआ, तो सबका फिर जो गैप मिला नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से, वो सब अगर कैलकुलेशन करें तो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 15 डेज का गैप है, उससे पहले नहीं करा पाएंगे, ठीक है सर। है ना। चलिए, और किसी को पूछना है क्वेश्चन पूछिए। आज मेरा इंटरव्यू ले लीजिए आप लोग, पूछिए। सर आपको क्या सर पूछेगा, सब जानते हैं जी तो। सर जी बताइए। सर ये जेई का वर्क प्रोफाइल के बारे में पूछ रहा था ना, तो सर क्या क्या होता होगा? जेई का वर्क प्रोफाइल क्या क्या करता है उसको? तो मतलब दो डिपार्टमेंट्स है तो दोनों हम्म, में क्या 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 है वर्क प्रोफाइल, वो सबको थोड़ा बता के एंड रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़ा पूछ देने से ठीक होना था सर। responsibilities of a JE जी सर। in power department। पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरविजन फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड टू मेंटेन continuous electrical supply। If the distribution system is working properly, JE has to supervise it. For a smooth running, it should run smoothly and continuous electric supply has to be maintained. In addition to that, check for false connection, if any. He has to be present in the field, check if someone is taking any false connection, wrong connection or not. If there is any wrong connection, you have to eliminate it. Take. Third responsibility is to clear the faults as soon as possible. If there is any fault, he has to clear fault as soon as possible. And for this, he has to manage the workforce, electricians, laborers, machineries। आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म कर लेंगे या मैं बताऊं बोल के? सर फोन कर लेंगे। सर फिर सब स्टेशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था ना सर, आप जो उस दिन इंटरव्यू सबस्टेशन में। में कंपोनेंट्स होते हैं। लेआउट ऑफ सबस्टेशन आपको दिया होगा एग्जाम टाइम पे, है जी ना। सर। सबस्टेशन का लेआउट देखिए, उसमें कंपोनेंट्स हैं। जो कंपोनेंट्स जो मेनली रिपीट होने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रांसफार्मर। सबस्टेशन मींस ट्रांसफार्मर। सर और एक बार तो लेआउट को दे दीजिए ना ग्रुप में। इस ग्रुप में सर इस मैं देखता ग्रुप हूँ, में। डाल देता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। तो ट्रांसफार्मर्स हैं एंड वी हैव power transformers operating in parallel। we have parallel operation of transformer। तो क्वेश्चन बनेगा तो पैरेलल ऑपरेशन से बनेगा, फिर पावर ट्रांसफार्मर से बनेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट इज रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर। द प्रोटेक्शन स्कीम, प्रोटेक्शन किसका करना है? ट्रांसफार्मर का करना है। सबस्टेशन में प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर का किया जाता है, ठीक। उसके लिए फिर क्वेश्चन बनता है बुकोज रिले एंड एनी अदर प्रोटेक्शन स्कीम। द इंपॉर्टेंट वन इज मर्स प्राइस प्रोटेक्शन, इट इज अ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो फिर क्वेश्चन डिफरेंशियल रिले या डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से आ सकता है। बायस रिले क्या होते हैं? तो देन वी हैव सर्किट ब्रेकर्स, ये सब सबस्टेशन में इंस्टॉल होते हैं, ठीक। आफ्टर ऑल दिस इंटायर सर्किट completion of this substation, the two ends at the receiving end and sending end, the last equipment connected is lightning arrestor। lightning arrestor क्या होता है? It is also known as surge diverter।
तो लाइटनिंग सर्च को ये डाइवर्ट करता है ग्राउंड में। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है लाइटनिंग अरेस्टर का? इट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। Some properties, some materials like metal oxides has this kind of property. Like if you provide low potential difference, it acts as insulator. It has high resistance. If you increase the voltage, the resistance goes down. उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो लाइटनिंग सर्ज जब आती है, हाई वोल्टेज जब होता है, चार्ज ज़्यादा होता है, तो वो गुड कंडक्टर की तरह काम करते हैं। उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और वो पूरा चार्ज ग्राउंड में भेज देते हैं। लाइन कंडक्टर्स को जाना। सिमिलरली अब इसके बाद फिर आता है वी हैव अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होता है? कनेक्टेड टू टावर्स, टॉप पे लगा होता है, वो भी लाइटनिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे सेफेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम इज अर्थ वायर प्रोटेक्शन, लेकिन बहुत कॉस्टली है क्योंकि 100 किलोमीटर की लाइन है तो 100 किलोमीटर चलेगा वो। ठीक। थोड़ा बहुत देख लेंगे इसको आप क्लास में से, रिकॉर्डेड तो होगा ही आपके पास। ठीक है सर। ठीक, चलिए जिनका इंटरव्यू टाइम हो गया वो आ जाइए। 11:30 हो गया, 30 से ऊपर हो गया, 12:30 सॉरी। बाकी लोग कल का टाइम होगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली, है ना, ग्रुप पे मत भेजिएगा। करते हैं उसका। ठीक है बेटा, इंटरव्यू मिलते हैं। रिकॉर्डिंग चाहिए भेज दूँ? जी जी सर। सर।